Gold Trading Academy presents मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 3 में आज आई एम हियर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर पंकज मतपाल, एमडी एंड सीईओ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो इरादा तो यही है, नेक इरादा है, वो लक्ष्मियों के पास पहुंचे और उनके पास धन भी आए और धन की समझ भी आए। सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आज को अच्छे तरीके से जीना, सबके लिए पैसा चाहिए और उस पैसे में थोड़े से गुण, मैं कहूँ कि सर्वगुण संपन्न हमें उन्हें बनाना है। पहला चैलेंज क्या है? रानी देखिए, पहला चैलेंज ये है, आपने भी कहा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स के बारे में तो मैं कहूंगा कि काफी अवेयरनेस है और महिलाएं यदि स्पेशली आप बात कर रही हैं तो सेव करना जानती हैं, लेकिन कई बार उसे ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाती। और देखिए, यदि आप सिर्फ पैसा सेव करेंगी और वो पैसा बढ़ेगा नहीं, मतलब जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको बीट नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये एज का क्राइटेरिया होता है क्या? जैसे हो सकता है मेरी सोच यहाँ गलत हो रही हो, लेकिन पुरुषों को हमेशा से ही कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, इस तरह की ट्रेनिंग देकर बड़ा किया जाता है। बट लड़कियों के लाइफ के जो गोल्स हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती है, वो बदलते जाते हैं। कहीं ना कहीं पहले होता है कि यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट पार्टनर, सेटल होना है। देन उसके बाद बच्चों के बाद अचानक से उसकी लाइफ बदल जाती है। देन एक टाइम आता है जहां पर वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाती है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक मेन फॉर अ वुमेन। उसकी लाइफ के वो जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या ऐसी कौन सी सोच है या ऐसी कोई सोच है जो एज अप्रोप्रिएट है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, या आपकी एक सोच ही काफी है पूरी जिंदगी के लिए? देखिए रानी, पहली बात मैं कहूंगा कि इसमें काफी बदलाव आ रहा है। जो आपने कहा कि पहले ये माना जाता था कि जो मेल पर्सन है फैमिली में, यानी कि अगर पति पत्नी की बात की जाए तो पति की जिम्मेदारी है पैसा कमाना, भले ही वाइफ भी साथ में सपोर्ट करे, बट जो मेन था फोकस वो था कि पति पैसा कमाए और घर चलाना वो पत्नी की जिम्मेदारी मानी जाती है। दूसरी बात आपने कहा एज रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर भी बात आती है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक जैसा ही करेंगे भी है। बट शादी के बाद क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा होती हैं परिवार को पालने की, मैं कहूंगा पैसा कमाने की भले ही उतनी ज्यादा जिम्मेदारी ना समझी जाती हो, बच्चों की देखभाल और बच्चों को माँ की जरूरत जो है वो आपकी होती है। तो माँ को समय बिताना होता है, बच्चों के साथ में खाना पड़ता है, ये कह सकते हैं। और इसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि एज रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, गोल है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, उसमें थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। लेकिन अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि बदलाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। और मैं आपको कहूंगा रानी कि आप ना अवेयरनेस की भी बात करेंगे, हम सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सिलेक्टेड लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बट जनरल भी बात करें तो अब महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। इवन कई केसेस में तो मेरे पास ये भी आया है कि वो बोलते पति कमाता है, हम मैनेज करते हैं। अच्छा, आप जब कह रहे थे तो मुझे ना जैसे कुछ एक एग्जांपल्स मेरे ही अराउंड वो याद आ रहे थे। जैसे हमारा जो लाइफ में जिम्मेदारियों को लेकर जो वो है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग से अपने उस ब्रेक को भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई एक महिला चाहती है कि भाई बच्चा होने के बाद 1 साल मैं घर पे रहना चाहती हूँ, तो आप अगर यंग एज में है तो उसे प्लान कर सकते हैं। यू कैन अरेंज फॉर दैट सबैटिकल। जी, तो हमें तो और ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें ब्रेक्स चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर महिला को पता है, वुमेन को पता है कि उनको बीच में ऐसी जरूरतें पड़ सकती हैं, ठीक है। अगर हम लीव की भी बात करें, चाहे मैटरनिटी लीव हो या फिर किसी भी टाइम पर आप ये समझे कि लीव है, सबैटिकल है, आप कुछ समय के लिए अपने करियर से पॉज लेना चाहती हैं, तो ऐसे में प्लानिंग अगर आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ तो बातें पता ही होती है, ऐसा मोर और लेस होगा ही लाइफ में। गलती कई बार ये भी होती है, सेव भी किया, इन्वेस्ट भी किया, पर ख्याल नहीं रखा कि पैसा मिलेगा कब। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि ठीक है, बच्चों की शादी, एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सब है, आपने बात की महिला की। अगर महिला को ये पता है कि मुझे 26 ईयर्स की एज में शायद पैसे जरूरत पड़ेगी, या 35 ईयर्स की एज में, व्हाटएवर इट इज, उनकी जरूरत के हिसाब से उस सबसे प्लानिंग की जा सकती है, ताकि पैसा उस वक्त अवेलेबल हो जिस वक्त उन्हें चाहिए।
सर कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं जो इन जनरल भी हम रख सकते हैं जब बात आती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की। बिल्कुल, देखिए डूज़ एंड डोंट में पहली बात तो ये है कि हम बात करते हैं कि आप क्या कीजिए और क्या जी। करने में ये है कि आपने फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। बिना गोल सेट किए हुए यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे कि आप चढ़ गए ट्रेन में या बस में या किसी भी व्हीकल में, पर आपको पता नहीं कि जाना कहाँ है। तो फिर जाना क्या है। गारंटी कि जहाँ जाना था वहाँ पहुँचेंगे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है और फिर उसके बाद में आपको टिकट लेनी है। बस इन्वेस्टमेंट ऐसे ही करना है, पहले गोल सेट कीजिए। दूसरी बात आप ध्यान रखिए, देखिए जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब है, लेकिन ये भी बात जरूरी है समझना कि वहां पर लिमिटेशन है। आपको टैक्स पे करने के बाद में और जिस तरह का रिटर्न आपके हाथ में आता है, वो अक्सर इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाब नहीं होता। इसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का सहारा लेना चाहिए। स्पेशली हम बात करें तो आज इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली करें और आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए या इस तरह से किसी भी तरह से इनडायरेक्टली भी आप शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न्स अर्न करने हैं कि कहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक ही तरह के एसेट्स में, कि मान लीजिए आप सिर्फ कह रहे हैं कि गोल्ड ही गोल्ड इन्वेस्ट करना है, मुझे सिर्फ इक्विटी में करना है या सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट में करना है, नहीं। आपको आपका पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और विभिन्न इक्विटी भी बात करें, यदि मैं शेयर मार्केट की भी बात करूं तो ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में एक ही कंपनी में, वहां पर भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं या फिर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, तो इस तरह की पोंजी स्कीम्स में या अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। मैं अगर उन लोगों के लिहाज से बात करूं जो जो जिनके लिए ये मार्केट या ये जो दुनिया ये नई है, तो जब वो किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ बैठते हैं तो क्योंकि उन्हें आदत है, जैसे आपके साथ बैठे हैं, तो आप कुछ वर्ड्स आराम से ले लेंगे, आपको लगेगा कितना तो पता होगा, बट कई बार नहीं पता। जैसे डेट मार्केट लोगों को नहीं पता है, इक्विटी नहीं पता है। तो ऐसे अगर 3-4 टर्म्स आप सहज भाषा में लोगों को समझा पाए कि देखो ये है, इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं। आपने कहा इक्विटी और डेट बहुत समझना आसान है। दो चीजें होती हैं, एक ये कि क्या आप किसी को लोन दे रहे हो या फिर आप उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मतलब एक बिजनेस है और वो बैंक हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है। वो बैंक कहता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका पैसा ब्याज समेत इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दूंगा, एक मैच्योरिटी जो टाइम आपने डिसाइड किया उस टाइम पे। दूसरी बात है कि वो कंपनी बोल रही है, बैंक बोल रहा है कि आप हमें पैसा दीजिए, हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, आप बन जाइए हिस्सेदार, हमारा प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी यानी कि शेयर देंगे। तो मतलब आप उस बिजनेस में इक्विटी बाय कर रहे हैं। तो ये हो गया शेयर मार्केट। तो सिंपल है, आपका पैसा जा रहा है किसी कंपनी में, बैंक में, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या है, आप उनके बिजनेस में भागीदारी निभा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर आप बोल रहे हैं कि हमें मतलब नहीं है आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से, हमें जो भी आप बता दीजिए कितना परसेंट देंगे उतना देते रहिए। बस ये डेट और इक्विटी है। एक और टर्म बता देता हूँ, अक्सर बात करते हैं इन्फ्लेशन मार्केट। तो इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है कि महंगाई दर। देखिए पैसे की कीमत समय के साथ कम होती जाती। जमाना था जब शायद 1 रुपये की कीमत थी, उससे कम 50 पैसे भी होते थे। पर आज 100 रुपये की कीमत भी कुछ लगती नहीं है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो 100 रुपये में भी कुछ मिलता नहीं है। तो इसके लिए ये बात समझना तय है कि समय के साथ महंगाई की वजह से पैसे की कीमत कम होती जाएगी। एक और सवाल पूछा गया है, क्रेडिट कार्ड यूज करने का कोई सही तरीका है क्या? बिल्कुल, देखिए क्रेडिट कार्ड आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बट ये दुश्मनी भी बहुत सी निभाएगा अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है। सिंपल है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी एक ड्यू डेट होती है। जब आपका बिल आता है तो बस जब बिल आता है उसकी जो ड्यू डेट है उस पर यदि आप पेमेंट करते रहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से बहुत बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको क्रेडिट यहाँ पर मिलता है समय के लिए। यूजुअली मतलब आपका जो बिलिंग साइकिल होती है वहां से 50 डेज का टाइम होता है, तो आप मतलब पैसा अपना नहीं लगा रहे हैं और अपना पैसा आपका बैंक में है, आप क्रेडिट यूज कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर आजकल बहुत सारे कंपनीज आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या शॉप्स वगैरह जो भी हैं, बिजनेसेस आपको रिवार्ड पॉइंट भी देते हैं या डिस्काउंट ऑफर करते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है और इसके
वजह ये है कि वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल हुँ, कीजिए और समय पर पैसा मत भरिए ताकि आप ब्याज चुका सकें हमें। तो यदि आप स्मार्ट हुँ, हैं, तो आप खर्चा कीजिए, यूज़ कीजिए कार्ड को, लेकिन समय पर ही बिल चुकाते रहिए। समय पर बिल चुकाएँगे तो सारे फ़ायदे हैं, नहीं चुकाएँगे तो फिर कार्ड इश्यूअर जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, उनका फ़ायदा है, क्योंकि फिर क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच मिस्टर पंकज, ये सारी बातें हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। या बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे मेरी बात कहने का, और मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच।